हाय गुड मॉर्निंग बच्चों। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था रे डायग्राम कैसे बनता है, किरण आरेख कैसे बनता है और उसको करने के बहुत आसान तरीके। तो बहुत हमने इजी ट्रिक्स सीखी थी और उसको बनाने के लिए जो भी नियम चाहिए होते हैं, क्राइटेरिया चाहिए होते हैं, उनकी मदद से हमने रे डायग्राम बनाए थे, किरण आरेख बनाए थे। अभी हम आगे बात करने वाले हैं आज कि गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी क्या क्या होती हैं, यानी जो साइन कन्वेंशन होते हैं वो क्या क्या है। ठीक है, तो हम आज के वीडियो में साइन कन्वेंशन के बारे में बात करेंगे, यानी चिन्ह परिपाटी के बारे में बात करेंगे और उसके बाद दर्पण सूत्र को हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को हम कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए सीखते हैं। जो गोलीय दर्पण है, चाहे अवतल दर्पण है चाहे उत्तल दर्पण है, उनमें जब परावर्तन होता है उसके लिए चिन्ह परिपाटी क्या है। ठीक है, तो कल तक जो हमने बात की थी एक बार उसको हम फिर से रिकैप करते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि ये मान लीजिए कोई दर्पण है और उसमें हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं, P, F और C। ठीक है, पोल, फोकस एंड सेंटर। ठीक है, ध्रुव, फोकस और वक्रता केंद्र। अभी इन्हीं 3 पॉइंट्स को आधार मानते हुए हमने क्या किया था, कल किरण आरेख बनाए थे। तो 6 स्थितियां थी, 1 2 3 4 5 एंड 6 अनंत में। ठीक है, आप इस वीडियो को जिन्होंने नहीं देखा है वो इस पिछले वाले वीडियो को देखिए। ओके, तो आपको इसको लेके क्लैरिटी मिल जाएगी। ठीक है, तो आज अभी देखते हैं कि चिन्ह परिपाटी क्या है। तो सबसे पहले इसमें आप देखेंगे पहला पॉइंट क्या दिया हुआ है कि बिंब सदैव दर्पण की बाईं ओर रखा जाता है, यानी जो भी ऑब्जेक्ट होगा, बिंब होगी, वस्तु होगी, वो दर्पण के बाईं ओर रखी जाती है। इसका अर्थ है कि दर्पण पर बिंब से प्रकाश बाईं ओर से आपतित होता है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, ये हमने कल भी देखा था कि हमने जो वस्तु थी उसको हमेशा क्या किया था, बाईं ओर ही रखा था। बाईं ओर मतलब इसको आप केंद्र मान लीजिए, मूल बिंदु मान लीजिए P को। ठीक है, तो दर्पण से ये वाला जो हिस्सा है, इधर वाला जो एरिया है वो आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड। ठीक है, और इधर की ओर P से दाईं ओर ये राइट साइड होगी। ठीक है, राइट साइड। ओके, अभी ये पहला पॉइंट ये कह रहा है कि ऑब्जेक्ट को आप इस दर्पण के सामने बाईं ओर रखेंगे, कहीं भी रखेंगे। तो कल हमने देखा था इधर ही हमने, चाहे कोई भी दर्पण है, उत्तल है या अवतल दर्पण है, वस्तु को हमेशा कहाँ रखा है, इसके बाईं ओर रखा है। ओके, तो पहला पॉइंट हमें समझ आ गया कि वस्तु को हमेशा बाईं ओर रखना है। तो अगर वस्तु बाईं ओर है तो डेफिनेटली जो लाइट होगी, प्रकाश किरणें होगी, वो दाईं ओर से बाईं ओर से दाईं ओर को जाएंगी, दर्पण की ओर। ठीक है, ओके, तो पहला पॉइंट आई होप कि हमें समझ आ गया हो। सेकंड पॉइंट क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती हैं। अभी मुख्य अक्ष के समांतर, अभी मैं कोशिश करता हूँ इसको फिर से एक बार ड्रॉ करूँ सो दैट हम इसको अच्छे से समझ जाए। ये अभी मैंने क्या किया है, एक अवतल दर्पण बनाया है, ड्रॉ किया है, और ये आपका P पॉइंट हो गया, ये F हो गया, ये C हो गया। ठीक है, तो ये PFC है। ऑब्जेक्ट हमेशा बाईं ओर रखा जाएगा। तो मान लीजिए आपने ऑब्जेक्ट को क्या किया है, यहाँ पे रख दिया है। मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है आपका। ठीक है, ये C और F के बीच में आपका ऑब्जेक्ट है। तो पहला नियम तो है बाईं ओर रखा जाएगा। ओके फाइन। दूसरा जो भी प्रकाश होगा वो बाईं ओर से गिर रहा होगा। ओके फाइन, ये तो हमें समझ आ गया। अभी जो भी दूरियां होंगी वो P से मापी जाएंगी इस मुख्य अक्ष के समांतर। कैसे, मान लीजिए ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, P यहाँ पे है,
तो जो दूरी होगी वो उसको आप पी से मापोगे। ठीक है, तो मान लीजिए ये दूरी जहाँ पे वस्तु होती है इसको यू कहा जाता है ना, यू लिखते हैं। तो ये जो दूरी है आप पी से मापोगे वस्तु की दूरी। तो मान लीजिए ये 12 सेंटीमीटर है। तो जो 12 सेंटीमीटर है वो आपने कहाँ से मापी? पी से। पी पे आपने स्केल का 0 रखा और इधर की ओर मेजर करना शुरू कर दिया। ओके, आगे बढ़ते हैं। तीसरा, मूल बिंदु के दाईं ओर प्लस x के अनुदिश, ठीक है, मापी गई सभी दूरियां धनात्मक मानी जाती हैं, जबकि मूल बिंदु के बाईं ओर यानी -x के अनुदिश मापी गई दूरियां ऋणात्मक मानी जाती हैं। देखिए, इस बात को आप अच्छे से समझ लीजिए कि ये अभी हमने बात की थी पहले ही, ये मुख्य अक्ष है, ये मुख्य अक्ष पर P है पोल। अभी आपको क्या करना है, इस पोल को आप मान सकते हैं मूल बिंदु मान सकते हैं, 0 0 है ना, आपने गणित में पढ़ा है मूल बिंदु। ठीक है, इस मूल बिंदु के दाईं ओर अगर आप कोई भी दूरी मापेंगे, अभी जब क्वेश्चन आएंगे तो हम समझेंगे, उसको हमेशा पॉजिटिव लिया जाएगा दाईं ओर को, और इधर बाईं ओर को जो भी दूरी लेंगे, लेफ्ट साइड के लिए आप जो भी दूरी मेजर करेंगे वो आप ऋण में लेंगे। तो मान लीजिए जैसे इससे पहले मैंने कहा था ये 12 सेंटीमीटर है, तो ये 12 सेंटीमीटर के आगे आप u का वैल्यू क्या रखेंगे? माइनस, है ना, क्योंकि ये दूरी क्या है? इधर की ओर है, माइनस। ठीक है, तो मुख्य अक्ष के समांतर सारी दूरियां p से मापी जाएंगी। इधर की ओर की दूरियां यानी लेफ्ट साइड की दूरियां, बाईं ओर की दूरियां नेगेटिव ली जाएंगी, दाईं ओर की दूरियां क्या ली जाएंगी? पॉजिटिव ली जाएंगी। अभी हमको बात समझ आ गई। इसके बाद अच्छा, जैसे एक चीज़ मुझे बताइए कि जो ये दूरी है, कौन सी वाली दूरी? f, तो ये फोकस दूरी है होती है f। तो अवतल के केस में जो f जितना भी होगा वो भी ऋण लिया जाएगा। अगर r को आप मेजर करोगे p से, तो r यानी वक्रता त्रिज्या भी ऋण ली जाएगी। वस्तु की दूरी u जिसको लिखा जाता है बिंब की दूरी, वो भी क्या ली जाएगी? ऋण ली जाएगी इस केस में, इनिशियल कंडीशन, शुरुआत में। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं, फिर और समझते हैं। ठीक है, अभी यहाँ देखिए ये डायग्राम है ना, ये P है, अवतल दर्पण है, गोलीय दर्पण। इधर की ओर सारी दूरियां पॉजिटिव, इधर की ओर सारी दूरियां बाईं ओर नेगेटिव। ठीक है, अभी मुख्य अक्ष के लंबवत तथा ऊपर की ओर, ठीक है, y अक्ष के अनुदिश मापी जाने वाली दूरियां धनात्मक मापी जाती हैं। यानी इस अक्ष के, ये मुख्य अक्ष है, इसके ऊपर की जो भी दूरियां लेंगे आप पॉजिटिव लेंगे, और नीचे की ओर की जो भी दूरियां लेंगे वो नेगेटिव लेंगे, चाहे वो यहाँ लें, चाहे यहाँ लें, चाहे यहाँ लें, यहाँ लें। तो ऊपर की ओर की जो भी दूरियां होंगी इस मुख्य अक्ष से, वो आपकी पॉजिटिव होगी, यानी ऊंचाई पॉजिटिव, और नीचे के लिए ऋणात्मक होगी। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट्स वही हैं। ठीक है, तो अभी तो ये था हमारा क्या, चिन्ह परिपाटी। अभी दर्पण सूत्र तथा आवर्धन को समझते हैं। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप इनको समझिए, फिर इन पे आगे डिस्कस करते हैं। गोलीय दर्पण में इसके ध्रुव से बिंब की दूरी यानी वस्तु की दूरी बिंब दूरी यानी u कहलाती है। तो अभी जो मैं बात कर रहा था कि हम क्या करते हैं, ओके, यही है, जहाँ पे भी आप वस्तु रखोगे वो दूरी P से जब आप मापोगे तो उसको क्या मानोगे? u। अगर वस्तु यहाँ भी रख दोगे तो भी P से यहाँ तक की जो दूरी होगी इसको बोलते हैं बिंब दूरी, क्योंकि ये क्या है? बिंब है, वस्तु है। ठीक है, ओके। दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, तो जहाँ पर भी प्रतिबिंब बन रहा होगा उस दूरी को आप प्रतिबिंब दूरी बोलोगे, और उसको किससे दिखाओगे? भी से दिखाओगे। ठीक है, तो ये तो हो गया भी। ठीक है, और हमको पता है ध्रुव से मुख्य फोकस की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। तो जो मैं बात कर रहा था इससे पहले, ये जो दूरी है P से F तक की दूरी, फोकस तक की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। तो ये जो स्मॉल f है, जरा यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, f को कहते हैं
फोकस दूरी। ओके, और जो कैपिटल एफ है, स्मॉल एफ को बोलते हैं फोकस दूरी, जो कि दूरी होती है पी और एफ के बीच में। और जो कैपिटल एफ है वो एक बिंदु है जिसको मुख्य फोकस या फोकस कहा जाता है। ये पॉइंट है, ये जो कैपिटल एफ है ये बिंदु है, जबकि ये जो स्मॉल एफ है ये एक दूरी है। तो इस पे, और ये सी भी एक बिंदु है, पी भी एक बिंदु है। पी एफ सी, जो पी एफ सी हैं वो आपके बिंदु हैं, जबकि ये स्मॉल एफ और आर आपकी दूरियां हैं। ठीक है, आर कहाँ से कहाँ तक की दूरी है? आर पी और सी के बीच की दूरी है, पी से सी तक की दूरी। और पी से वस्तु की दूरी को हम क्या कह रहे हैं? यू, बिंब की दूरी। ये यू क्या है? बिंब दूरी। ओके, और भी क्या है? भी है प्रतिबिंब की दूरी या प्रतिबिंब दूरी, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पी। तो ये चीज़ें हैं। तो इस प्रकार से हमारे पास यू भी एफ को लेके एक फॉर्मूला आ जाता है, जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। जो यहाँ पे दिया हुआ है कि यू भी तथा एफ को लेके एक फॉर्मूला बनता है, जिसको हम कहते हैं दर्पण सूत्र। 1/भी, यानी 1/भी क्या है? प्रतिबिंब की दूरी, प्लस 1/यू, यानी ये यू क्या है? बिंब की दूरी, बराबर इक्वल टू 1/एफ। एफ क्या है? फोकस दूरी। तो इस सूत्र को हम कैसे लिखते हैं, इस फॉर्मूले को हम कैसे लिखते हैं? तो आज हम पढ़ने वाले हैं दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र पढ़ने वाले हैं। सूत्र क्या है? 1/, और मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, इसमें कन्फ्यूजन नहीं करना है। 1/, प्रतिबिंब दूरी, ठीक है, प्लस 1/, बिंब दूरी। आप इसको ऐसे ही लिखेंगे जो मैं बता रहा हूँ, और 1/, फोकस दूरी। तो ये तीनों दूरियों के बीच में एक रिलेशन है। ठीक है, अभी इसी चीज़ को, प्रतिबिंब दूरी क्या होती है? भी, प्लस बिंब दूरी क्या होती है? यू। और मैं एफ़ को पीछे लिखने के बजाय यहाँ पे लिख रहा हूँ 1/f। तो इस तरीके से ये आपका दर्पण सूत्र बन गया। ज़रा देखिए एक बार। 1/, प्रतिबिंब की दूरी, प्लस 1/, बिंब दूरी, बराबर 1/, फोकस दूरी। प्रतिबिंब दूरी है भी, और भी को देखो आप क्या लिखिए? 1/, फोकस दूरी, तो यानी 1/f बराबर 1/भी पहले रखेंगे, प्लस 1/u बाद में रखेंगे। तो आप इसी तरीके से रखेंगे, और इसके पीछे का लॉजिक मैं इसके बाद बताऊंगा। इसको आपको इसी तरीके से रखना है, 1/f बराबर 1/भी पहले रखना है, भी प्रतिबिंब दूरी, प्लस 1/u। ठीक है, ये आपका दर्पण सूत्र है। ठीक है, और इसमें आपका रिलेशन किस किस के बीच में दिया है? भी, यू तथा एफ के बीच में। ठीक है, आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आवर्धन को समझते हैं। आवर्धन क्या है? गोली दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन वह आपेक्षिक विस्तार है जिससे ज्ञात होता है कि कोई प्रतिबिंब बिंब की अपेक्षा कितना गुना आवर्धित है। ये बात समझ आई? ये कह रहा है कि गोली दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन, यानी आवर्धन को इंग्लिश में बोलते हैं मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन, तो मैग्नीफिकेशन का मतलब है सिंपली कि मान लीजिए आपके पास किसी साइज की कोई वस्तु थी, तो आपका प्रतिबिंब कितने गुना बड़ा बना, ठीक है, बिंब की तुलना में, बिंब की अपेक्षा। ठीक है, मान लीजिए आपने कहा कि आपकी जो वस्तु थी वो तो 2 सेंटीमीटर ऊंची थी, तो आपका प्रतिबिंब हो सकता है 4 सेंटीमीटर का बन गया। तो यानी आपका जो आवर्धन है वो कितना आया? m, वो आया 2 गुना। ठीक है, तो अभी हम इसको निकालने का तरीका सीखेंगे। इसको निकालने के लिए एक फॉर्मूला है। तो यदि h बिंब की ऊंचाई हो तथा h डैश प्रतिबिंब की ऊंचाई हो, ठीक है, h क्या है? बिंब की ऊंचाई, ठीक है, और h डैश क्या है? प्रतिबिंब की ऊंचाई। तो गोली दर्पण द्वारा जो आवर्धन होगा m, वो कैसे निकाला जाएगा? प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टे बिंब की ऊंचाई। ठीक है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ?
आवर्धन का मतलब हो गया आपका प्रतिबिंब बिंब की अपेक्षा बिंब की तुलना कितना बड़ा बना। तो इसका सूत्र है, आवर्धन को दिखाते हैं m से, और आपने कहा प्रतिबिंब की ऊंचाई, तो आपने प्रतिबिंब की ऊंचाई को लिखा h डैश बटे बिंब की ऊंचाई, उसको लिखा h, तो h डैश बटे h। ठीक है, यही रिलेशन आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। कैसे? आवर्धन बराबर h डैश बट्टे h बराबर भी, यानी प्रतिबिंब की दूरी बट्टे बिंब की दूरी, और यहाँ पे आपको एक माइनस साइन लगाना है, हालांकि बीच में आएगा तो थोड़ा सा हो गया, तो बात देखिए। तो ये आपका फॉर्मूला है। तो आप इसका यूज अपने तरीके से कर सकते हैं। अगर आपको H1 जिस तरीके से वैल्यू दी गई हैं उस हिसाब से आप इसका यूज कर सकते हैं। अभी जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो इसको लेके हम बात ज़रूर करेंगे। तो आवर्धन का फॉर्मूला हो गया है m बराबर h डैश बट्टे h बराबर माइनस भी बट्टे यू। h डैश क्या है? h डैश याद रखिए, यह है प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई, और ये क्या है? बिंब की ऊंचाई। ठीक है, तो आइए अब एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं और फिर सीखते हैं कैसे हमको अप्लाई करना है। ठीक है, कुछ और चीज़ें हैं यहाँ पे, जरा इसको देखते हैं। बिंब की ऊंचाई धनात्मक ली जाती है। ठीक है, जो बिंब है, बिंब की जो ऊंचाई है धनात्मक लेंगे, यानी h का वैल्यू आप क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे, धन लेंगे, क्योंकि आप वस्तु को हमेशा मुख्य अक्ष के ऊपर रखते हैं, यानी h का वैल्यू आप पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, आभासी प्रतिबिंबों के लिए बिंब की ऊंचाई धनात्मक लेनी चाहिए। जो भी आभासी प्रतिबिंब बनता है उनके लिए बिंब की ऊंचाई क्या होगी? धनात्मक होगी, और वास्तविक प्रतिबिंब के लिए इसे ऋणात्मक लेना चाहिए। ठीक है, एक चीज़ इसको याद रखिए आप, ये चीज़ें तो अभी जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो आप प्रैक्टिस करते हुए आपको धीरे धीरे पता चल जाएंगी। इस चीज़ को समझिए कि आवर्धन के ऋणात्मक चिन्ह से यह पता चलता है, ज्ञात होता है कि प्रतिबिंब कैसा है? वास्तविक है। ठीक है, और अगर आवर्धन m का मान अगर पॉजिटिव आया, धनात्मक आया, तो आपका प्रतिबिंब कैसा है? ऋणात्मक है। ठीक है, अभी हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं और समझते हैं कि कैसे हमें इन सारे चीज़ों को यूज करना है, अप्लाई करना है। तो एग्ज़ाम्पल ही लेते हैं, ठीक है, सो दैट आपको इसे सॉल्व करने में, समझने में आसानी हो। किसी ऑटोमोबाइल, यानी कोई भी गाड़ी हो सकती है, कार हो सकती है, पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3 मीटर है, यानी 3.00 मीटर है। यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। देखिए, काफ़ी अच्छा सवाल है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और किस तरीके से करेंगे? देखिए, दर्पण अभी हमको पता चल गया, दर्पण कौन सा है? उत्तल दर्पण है। ओके फाइन। वक्रता त्रिज्या, यानी हमको आर दिया है, आर कितना दिया हुआ है? 3 मीटर। एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पे है, यानी बस इस दर्पण, अवतल दर्पण के लिए किस चीज़ का काम करेगी? वस्तु का काम करेगी। तो जो बस की दर्पण से दूरी है वो कितनी है? 5 मीटर। तो अभी जो जो चीज़ें हमें दी गई हैं हम उनको 1 बाय 1 लिखते जाते हैं और फिर उनको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? गिवन, आपको क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। तो सबसे पहले आर दिया गया है, वक्रता त्रिज्या कितना दिया है? 3 मीटर। उसके अलावा आपको क्या दिया हुआ है? यू दिया हुआ है, कितनी दूर है? 5 मीटर। बस दर्पण से 5 मीटर दूर है, ठीक है, 5 मीटर। तो आपको प्रतिबिंब की स्थिति निकालनी है, यानी आपको भी निकालना है, बाकी प्रकृति तथा साइज निकालना है, एच निकालना है, यानी एच डैश आपको ज्ञात करना है।
तो अभी देखिए कैसे, तो हम इससे पहले एम बी इसमें फाइंड कर लेंगे साइज के लिए, आवर्धन के लिए, ठीक है। अभी देखिए हमारे पास अवतल दर्पण है, उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण। अभी मैं आपको एक तरीका बताऊंगा जिसकी मदद से आप इस तरीके के प्रॉब्लम्स को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला तो उत्तल और अवतल दर्पण दोनों के लिए एक जैसा होगा। तो फॉर्मूला हमने बताया है कि आप फॉर्मूले को लिख लीजिए, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये दोनों फॉर्मूले हमने लिख लिए, ये एक ही फॉर्मूला हमने लिख दिया है। और यहाँ पे m का फॉर्मूला भी लिख लेते हैं। m का फॉर्मूला है h'/h, ठीक है, बराबर -v/u। तो अभी देखिए फॉर्मूला अगर मेरे पास एफ यू भी में है लेकिन मुझे दिया गया है आर, ठीक है। तो अभी सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसे हमें थोड़ा सा एफ़ का वैल्यू चाहिए। तो हमको पता है एफ़ और आर में एक रिलेशन है, ठीक है। एफ़ और आर में रिलेशन क्या है कि जो आर है वो होता है 2 गुना गया एफ़, या हम कह सकते हैं एफ़ हो गया r/2। तो ये कितना आ जाएगा, आर कितना है 3 मीटर अपॉन 2, तो एफ़ का वैल्यू कितना आ गया 1.5 मीटर। गुड। अब जरा देखिए एफ़ भी पता चल गया, यू भी पता चल गया, अभी हमको वी निकालना है। अब जरा समझिए, अब आते हैं साइन पे, साइन कन्वेंशन। तो अभी मैं इसको इस तरीके से विजुलाइज कर रहा हूँ कि मान लीजिए, देखिए ये आपके प्रॉब्लम को हल करने में आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा जो मैं तरीका बता रहा हूँ। ये आपका P है, क्योंकि उत्तल दर्पण है तो F यहाँ होगा, C यहाँ होगा। अच्छा ज़रा मुझे बताइए F कितना दिया हुआ है, एफ पी से यहाँ तक की जो दूरी है F वो है 1.5 मीटर। ऑब्जेक्ट आपने कितना रखा हुआ है, मान लीजिए ये F के बराबर दूरी है तो ये काफ़ी दूर है U, तो U मान लीजिए ये बस है, यहाँ कहीं है बस, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट है, इसकी P से दूरी कितनी है 5 मीटर। तो यहाँ पे हमको देखो, हमने देखा है, हमने से पहले चिन्ह परिपाटी में ये सीखा है कि जो वस्तु की दूरी है u, उसको हमेशा बाईं ओर रखा जाता है वस्तु को, और p से बाईं ओर की जो दूरियां होती हैं उनको ऋण ली जाती है। तो यहाँ पे हम u का वैल्यू नेगेटिव रख देंगे। ओके, एक चीज़, f कहाँ की ओर है, f p से दाईं ओर है, राइट साइड को है, दाईं ओर है, तो ये वाली दूरी पॉजिटिव आ जाएगी। तो r का वैल्यू भी पॉजिटिव होगा और उसी प्रकार f का वैल्यू भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो अब जाके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि हमने इसमें साइन का अच्छे से यूज़ कर लिया है। तो अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले 1/f की जगह 1.5 आ जाएगा मीटर में, और v की जगह कुछ नहीं v आएगा क्योंकि हमें से फाइंड करना है, प्लस u की जगह कितना आ जाएगा 5। ओके, तो अब हम इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं और ये है माइनस में। तो अभी इसको, क्योंकि ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, लेकिन ये वेरिएबल है, चर है, तो इस पूरे को उठा के हम इधर ला सकते हैं। तो हम इसी चीज़ को क्या लिख सकते हैं, 1/v, इस पूरे को उठा के इधर लेके आए 1.5, तो माइनस का है तो इधर आएगा पॉजिटिव हो जाएगा +5। अभी हम इनका एलसीएम लेंगे, तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 7.5, तो ये कितनी बाहर जाएगा, तो ये हो जाएगा 7.5, ठीक है। तो अभी ये हो जाएगा 1.5 है, तो इसको फिर से मैं इतना ही लिख रहा हूँ, ठीक है, प्लस, और ये हो जाएगा आपका 5, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसको जब सॉल्व किया, ठीक है। ओके, थोड़ा सा गड़बड़ है, हाँ ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये जब इसको आप ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 5 और 1 6.5 और नीचे हो जाएगा 7.5। तो ये है 1/v की वैल्यू।
तो v की वैल्यू जब आप इसको सॉल्व करोगे, इनको पलटेंगे तो प्लस में इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7.5 अपॉन 6.5। एंड जब आप इनको कैंसिल आउट करेंगे तो आपके पास वैल्यू पॉजिटिव में कितनी आएगी, 1.15 मीटर। तो v की वैल्यू आपके पास आ गई है, कितनी आ गई है, 1.15 मीटर, वो भी पॉजिटिव का। अच्छा, v का वैल्यू पॉजिटिव आया, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब इस p से इधर की ओर बनेगा प्रतिबिंब या इधर की ओर, बिल्कुल पॉजिटिव है तो इधर की ओर बनेगा। तो कहीं ना कहीं 1.15 यहाँ कहीं p और f के बीच में यहाँ कहीं प्रतिबिंब आपका बन रहा होगा, क्योंकि 1.5 तो ये f तक की दूरी है, तो आपका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा होगा, p और f के बीच में यहाँ कहीं। ठीक है। अच्छा, अभी तो हमने क्या निकाला, v का वैल्यू निकाला, अभी हमें f का वैल्यू भी निकालना है। तो f का वैल्यू कैसे निकलेगा, m का वैल्यू कैसे निकलेगा, m का वैल्यू के लिए फॉर्मूला क्या होता है, h बार अपॉन h बराबर -v अपॉन u। अब देखिए, इसका वैल्यू भी नहीं पता है, इसका भी नहीं पता है, तो इन दोनों का वैल्यू पता है, तो हम m का वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। माइनस v का वैल्यू कितना है, पॉजिटिव का 1.15 मीटर, अपॉन u का वैल्यू कितना है, माइनस का 5 मीटर। मीटर से मीटर कैंसिल हुआ है, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो m का वैल्यू जब हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो पॉजिटिव का 0.23 आपका आ गया। इसमें कोई भी यूनिट नहीं है, क्योंकि ये जस्ट आपको एक कंपैरिजन दे रहा है कि कितने गुना बड़ा बना, कितने गुना छोटा बना। तो क्योंकि ये पॉइंट में है, डेसिमल में है, इसका मतलब आपका प्रतिबिंब वस्तु की तुलना में छोटा बन रहा होगा, है ना। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव बता रहा है कि आपका जो प्रतिबिंब है वो आभासी बना है। तो अब आप इसके बारे में जो 3 कंक्लूज़न है अपने प्रतिबिंब के बारे में वो लिख सकते हैं। तो प्रतिबिंब के बारे में आप पहले क्या लिख सकते हैं, स्थिति, तो आपको पता है स्थिति कहाँ पे है, दूसरा साइज, और तीसरा है प्रकृति। अभी ज़रा मुझे बताइए आपका प्रतिबिंब की स्थिति क्या है। तो प्रतिबिंब दाईं ओर बन रहा है, तो आप लिख सकते हैं दाईं ओर, दर्पण से दाईं ओर कितनी दूरी पे, 1.15 मीटर दूरी पे p से, ये निकाला है। ठीक है। साइज क्या है, साइज छोटा बना है, कैसा बना है, छोटा, और कितना छोटा बना, 0.23 गुना बना है। ठीक है। प्रकृति हमें पता है m का वैल्यू पॉजिटिव है, तो इससे पहले हमने देखा था अगर m का वैल्यू पॉजिटिव आए तो आपका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी बनेगा, और अगर प्रतिबिंब आभासी है तो वो कैसा होगा, सीधा होगा। तो देखिए, अगर हमें चिन्ह परिपाठी अगर पता है, साइन कन्वेंशन पता है, तो हम बहुत आसानी से क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। बस बेसिक सा ट्रिक हमको याद रखना है। तो एक बात इस पूरे क्वेश्चन से हमको समझ आई कि आप देखिए, जब भी उत्तल दर्पण का केस हो तो उत्तल दर्पण के केस में U हमेशा नेगेटिव होगा, F पॉजिटिव होगा, ठीक है, और V आपका हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव आता है इसमें। ठीक है, ठीक है। बस और एक और चीज़ याद आपको रखनी पड़ेगी, M का वैल्यू अगर पॉजिटिव आए, ठीक है, M का वैल्यू अगर क्या है, पॉजिटिव आए, तो आपका प्रतिबिंब कैसा होता है, आभासी, और आभासी जो प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है, सीधा। और अगर ये M का वैल्यू अगर नेगेटिव आ जाए तो ऐसा प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक। तो होप कि आपको आज का जो वीडियो है उससे आपकी लर्निंग भी होगी। नए वीडियो में मिलते हैं, और अगर आपको और भी कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।